आजकल रील बनाने के चक्कर में लोग अपनी भी जान जोखिम में डाल रहे हैं और दूसरों की भी। अब आप ही बताएं यहाँ पर गलती किसकी थी? जो लोग बीच हाईवे पर जाकर रील बना रहे हैं उसकी, या जो हाईवे पर कार ड्राइव कर रहा था उसकी? भाई यदि आपको रील बनानी है तो बनाओ, कोई समस्या नहीं, लेकिन रील सुरक्षित स्थानों में बनाओ और ऐसी जगह पर बनाओ जहाँ पर ना आपको दिक्कत हो ना दूसरों को उससे कोई समस्या हो। और यदि आपके आस पड़ोस में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रील बनाने में इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं तो ये वीडियो उन तक साझा अवश्य कर दीजिएगा। कहने लगे नहीं मेरी लड़कियां बिगड़ गई हैं, सारे कपड़े निकाल के काटे। अब बताइए 10th क्लास की 12th क्लास की लड़कियां कहाँ से डिड दैट? हमारे कपड़े निकाल के कैंचियों से काटे। सिलबट्टा होता है ना, सिलबट्टे के जो बट्टे, उस बट्टे से फोन कुचला है। So we were And confused. religion became a headache in our house. Yeah. So I feel कि भाई religion has to be something जो आप प्यार करते हो। आप परेशान नहीं कर सकते हो किसी को रिलीजन के नाम पे। ये कर रही हो तो तुम अच्छी मुसलमान नहीं हो, ये कर रही हो तुम रिलीजन में नहीं हो, ये करोगी तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। अरे भाई ये मत बताओ, जो अच्छा होगा वो बोलो। He didn't practice it himself. I didn't see him offer namaz even once. आप फास्ट नहीं रखते हो तो आप हमें कैसे बोल सकते हो? हम तो फिर भी कर लेते हैं, बच्चे सीखते हैं ना। I used to see my mother keeping all the fast, offering नमाज, तो वो मुझे सिखाती थी तो मुझे अच्छा लगता था। वो मुझे कुरान पढ़ना सिखाती थी, सब कुछ करती थी। My father used to do nothing, ना कुरान ना नमाज ना कुछ। ये कहानी, ये आप बीती सिर्फ इन मुस्लिम लड़कियों की नहीं है। आज मजहब में हर दूसरे घर की यही कहानी बन चुकी है। मजहब आज इनके लिए एक सरदर्द बन चुका है। इन्होंने तो आकर अपनी पीड़ा, अपना दुख दर्द कैमरे पर आकर बयां कर दिया, लेकिन ना जाने कितनी ही मुस्लिम लड़कियां ऐसी हैं जो चुपचाप इसे भोग रही हैं। अमित शाह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बारी बार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह इस्तीफा दो। अमित शाह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अगर इन नमूनों ने पढ़ाई लिखाई पर थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया होता तो ये खुद से ही अपना मजाक नहीं बना रहे होते। ये अमित शाह के खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन कर रहा है और उसमें कह रहे हैं कि अमित शाह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भाई साहब, हम आपके साथ पूरी तरह से एग्री हैं। सच में अमित शाह का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। और ये सब देखो भाई किस तरह नीचे लोग सोए हुए हैं यहाँ पे। सारे के सारे वेटिंग लिस्ट पैसेंजर हैं, इस तरह नीचे सोए हुए हैं। यहाँ पे सारे लोग खड़े हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे ये बाथरूम के पास खड़े हैं, बाथरूम का ब्लॉक कर रखा है। तो मतलब ये यहाँ की जनरल बोगी है, चाइना की जनरल बोगी की बात कर रहा हूँ, ये जनरल बोगी है। और इसके लिए बहुत सस्ते पैसे में आ सकते हो। हर जगह भाई लोग बैठे हुए, अगर आपको दिखाऊं, यहाँ भी लोग ऐसे करके बैठे हुए हैं और इधर भी लोग ऐसे बैठे हुए हैं एकदम। बस इंडिया वाला हिसाब किताब है, बस दो डिफरेंस है। नंबर 1 की यहाँ पर सब कुछ एयर कंडीशन है, और नंबर 2 डिफरेंस भाई कि यहाँ पर जो गेट है, गेट बंद है। ऐसा नहीं कि लोग गेट पे बैठे हुए हैं। सिट डाउन। बट मेरी सीट भाई यहाँ पर है, मुझे एक्चुअली सीट मिल गई थी, बट कोई बात नहीं है, चलता है। यहाँ जाके चल के देखते हैं और क्या हिसाब किताब है। आपको मैं दिखाता हूँ ये ट्रेन का हिसाब किताब, लोग कैसे बैठे हुए हैं और लोग कैसे ट्रेन पे सोए हुए हैं। और मैं ट्राई करता हूँ जुगाड़ करने का, किसी तरह स्लीपर मुझे मिल जाए यार। मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बट पता नहीं ये स्लीपर मिलेगी नहीं मिलेगी। भाई लोग अंदर घुस के सो गए हैं यार। ये तो कुछ एक्सट्रीम लेवल हो गया है भाई। अंदर घुस गया बंदा तो सोने के लिए, एक्सट्रीम लेवल है। अंदर घुस के सो गया ये तो सीट के अंदर। वाह, ये तक भाई एटलीस्ट मैंने इंडिया के अंदर इतनी तो नहीं देखी है भाई मैंने। हाँ, ऐसा आपको लगा कि मैंने इंडिया में जनरल क्लास ट्रेवल नहीं किया भाई, बहुत ट्रैवल किया है। पटना से दिल्ली वाली ट्रेन अगर आप इंडिया की जनरल क्लास में सफर कर लो ना, तो आप किसी इंडिया की जनरल क्लास सफर कर सकते हो। एक बहुत गहरे षड्यंत्र के तहत हमें सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका हो, चाइना हो या कोई भी अन्य देश हो, इनकी सिर्फ और सिर्फ अच्छी साइडें ही दिखाई जाती हैं। और यही सब बार बार हर बार देखकर हम लोग खुद को हीन व छोटा समझने लगते हैं। लेकिन जो सच है वो आज आप लोगों ने इस वीडियो में देख ही लिया होगा। पहले पॉपकॉर्न सादा आता था, लेकिन आजकल अलग अलग फ्लेवर के पॉपकॉर्न आने लगे। अब इस पॉपकॉर्न पर अलग अलग तरह का टैक्स देना होगा। सही सुना आपने, यानी आप कौन से पॉपकॉर्न खाते हैं इससे उसका टैक्स तय होगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है और पॉपकॉर्न पर टैक्स सिंप्लीफाई किया गया है। तो अभी हाल फिलहाल में जीएसटी में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद से जीएसटी पर काफी हो हल्ला मचा हुआ है। तो जीएसटी में जो बदलाव किए गए हैं, क्या वो आम जनता के लिए सही है या फिर इन बदलावों से मिडिल क्लास व गरीबों को नुकसान हो रहा है? जब 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था उस समय इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि एक देश एक टैक्स। और जब इस जीएसटी को लागू किया था उस समय 17 तरह के अलग अलग टैक्सों को खत्म किया गया था, जिससे कि जो उद्योग हैं, व्यापारी और उपभोक्ता हैं, इनके लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाया जा सके। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या 5 साल बाद ये सिस्टम जनता की भलाई के लिए काम कर रहा है या फिर नहीं? इस पर लोगों की अलग अलग अपनी अपनी राय है। तो जितने भी विपक्षी नेता, उनका कहना है कि ये टैक्स मिडिल क्लास को कुचलने के लिए बनाया गया है। जैसे कि पुरानी कारों पर 18% जीएसटी लगाने की बात हो या फिर साधारण सी चीज पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगाने की बात हो। और इस सबके ऊपर रोहिंग्यों के पसंदीदा नेता अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जीएसटी बढ़ोतरी से मिडिल क्लास
क्लास के सपनों को कुचला जा रहा है। तो वहीं विपक्ष के नेता जयराम नरेश ने पॉपकॉर्न पर चिंता जताते हुए पॉपकॉर्न पर बढ़ाई गई जीएसटी को पागलपन करार दे दिया है और राहुल गांधी ने गरीब व मिडिल क्लास पर अन्याय और अरबपतियों को टैक्स छूट देने का दावा किया है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या इन लोगों की आलोचनाएं जायज है? पुरानी कारों पर जीएसटी की बात करें तो यह 2017 से लागू है, अभी लागू नहीं किया गया है। और पुरानी कारों की सेल पर जो जीएसटी लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ मार्जिन पर लगेगा, न कि पूरे अमाउंट पर लगेगा। उदाहरण के लिए अगर एक डीलर 50,000 का मार्जिन बनाता है तो उसे उस मार्जिन पर जीएसटी देना है, न कि पूरे अमाउंट पर। और जो भी आम आदमी जो कि डीलर नहीं है उन्हें टैक्स नहीं देना है। बाकी का भाई इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो है पॉपकॉर्न, तो इस पे बात करना अति आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि जो पॉपकॉर्न है और जब उसमें चीनी मिलाई जाती है तो उसे कॉन्फ्रेंसी माना जाता है, जिस पर 18% जीएसटी लागू है। हालांकि जो सामान्य पॉपकॉर्न है अभी भी 5 से 12% जीएसटी ही उन पर लागू है। बाकी का सरकार ने इस पर जो सफाई दी है वो सफाई ये दी है कि भेदभाव व कानूनी झगड़ों से बचने के लिए ये सब किया गया है। फिलहाल पीवीआर वगैरह में बिना जीएसटी की जो खाने पीने वाली चीजें हैं उनके प्राइस आसमान छू रहे होते हैं। अगर आप पीवीआर में एंट्री करते हैं तो वही 20 रुपए वाली पानी की बोतल 100 रुपए में बिकने लगती है। जीएसटी से पहले एक ही प्रोडक्ट पर कई बार टैक्स लगता था, जैसे सीएसटी हो गया, वैट हो गया, और तब टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता था जिससे चीजें और महंगी हो जाती थी। उसके बाद सुब्रमण्यम कमेटी ने 15.3% जीएसटी दर सुझाई थी, लेकिन सरकार ने इसे 2017 में 14.4 और 2019 में 11.6% कर दिया ताकि जनता पर बोझ कम पड़े। और जीएसटी लागू होने के बाद घरों में उपयोग होने वाली जरूरत की चीजों जैसे साबुन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान तक पर टैक्स कम हो गया। डेटा के मुताबिक जरूरत की 60% चीजों पर 5% या इससे कम टैक्स लगता है। सिर्फ 3% वस्तुएं ही 28% टैक्स दर के तहत आती हैं, जिससे कि आम जनता को राहत मिलती है। आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2017 से मार्च 2023 के बीच जीएसटी ने हर महीने गरीब परिवारों को 45,000 करोड़ की बचत करवाई, जिससे कि उनका जीवन स्तर सुधरा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महंगाई को बढ़ता हुआ देख जनता ये सवाल उठा रही है, क्या ये जीएसटी दरें और भी कम हो सकती हैं? यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट को चाहिए कि आम जनता को राहत देने के लिए, आम जनता की दिक्कतें दूर करने के लिए और भी कदम उठाए जाएं। सच यही है कि जीएसटी सुधार लंबे समय में फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन इसे सरल और ज्यादा लचीला बनाना मोदी सरकार की जिम्मेदारी है। जीएसटी का जो मकसद है वो अच्छा है, लेकिन इसे लागू करने और रेट तय करने में सुधार की गुंजाइश है और इसमें सुधार होने चाहिए। और इस समय जो सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत है वो ये है कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए कि आम जनता के द्वारा जो टैक्स लिया जा रहा है वो कहाँ पर यूज किया जा रहा है, कैसे उस टैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे द्वारा आम जनता के द्वारा जो टैक्स दिया जा रहा है उसके द्वारा हज यात्रा करवाई जा रही है, हज पर सब्सिडी दी जा रही है, मदरसों को अच्छी खासी फंडिंग दी जा रही है। तो इस चीज में पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है कि हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे का यूज कहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर गवर्नमेंट को चाहिए कि विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब तथ्यों के आधार पर दिया जाए और जनता के बीच विश्वास बनाया जाए। बाकी का आपको क्या लगता है कि जीएसटी में ये बदलाव होना जरूरी है और जीएसटी में क्या क्या बदलाव होने चाहिए, क्या क्या सुधार होने चाहिए? कृपया कर अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में शेयर अवश्य कीजिएगा। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह ही चुका हूँ कृष्ण के अवतार हैं वो। जब भी कोई व्यक्ति समाज बदलने की कोशिश करता है और जब भी कोई व्यक्ति गरीबों का मसीहा बनने की कोशिश करता है तो उसके पीछे समाज के जो कंस हैं वो पड़ जाते हैं। सबकी हालत खराब है कि 2029 में कहीं केजरीवाल जी प्रधानमंत्री न बन जाए, तो निश्चित तौर पे लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं और वो बिल्कुल भगवान है, एकदम मैं तो कहता हूँ वो भगवान है। ओझा सर आपसे ज्यादा कुछ नहीं, बस एक ही सवाल है कि आप इतने चाटुकार कब से बन गए, इतने तलवे कब से चाटने लगे? ये देखिए सारे मीडिया वाले, इनका वोटर कार्ड कटवा दिया इन्होंने। इनका नहीं है, इनके पास कार्ड है, इनके पास कार्ड है और ये बीजेपी वाले बोलते हैं ये रोहिंगी हैं। कभी मैंने वोट तो मेरे कटे ही नहीं है, वोट तो मैं हर बार मैं डालती आती हूँ और पता नहीं क्यों गलती से उन्होंने बोल दिया मेरा वोट कटा हुआ करके, वोट तो नहीं कटी है। देखा ना आप लोगों ने, ये है कट्टर ईमानदार नेता। लाइटें कब लगवाई गई यहाँ? आप आने वाले थे ना, इसलिए परसों ही लगाया है, बस बिजली भी नहीं अब तक दी है। ए लड़की जबान बंद कर अपनी। हाँ? कुछ मालूम नहीं है, सीएम साहब के सामने भागे जा रही तू। मुझे कुछ नहीं सुनना है। इन लोगों ने मुझे वोटें दी हैं और मैंने इनको वादा किया था कि सड़कों पर लाइटें जलेंगी, तो फिर क्यों नहीं जल रही है? दादा लोगों ने वोट दिए हैं, लेकिन यहाँ के ठेकेदार वली साहब ने नोट दिए हैं। 40 पेटी भेजी थी इलेक्शन के टाइम पे, सारी की सारी बिजली उनकी शुगर मिल में जाती है और माइनॉरिटी के 5000 वोट है उनके पास। ठीक है, मुझे तुरंत यहाँ पर बिजली चाहिए। 2 दिन बाद वापस काट लेना। बताओ 6 महीना हुआ हमारा आदमी गुजर गया, हम कितना का राशन मांग लेकर आपका उतर गया, हमें कोई मदद नहीं मिला। राशन कार्ड के लिए राशन कार्ड दिया, राशन नहीं मिला, कोई मदद। राशन कार्ड है आपके पास? राशन कार्ड नहीं है, बनवा देंगे आपका। इनका दफ्तर परवीन अपना दफ्तर बताओ। परवीन नहीं करता, नहीं मदद नहीं करते। करेंगे। वैसे कुछ भी को केजरीवाल जी की एक्टिंग की तो प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। आपकी सरकार पिछले 10-11 सालों से है यहाँ पे, तो आप लोगों ने क्या किया है इस समाज के लिए, क्या कहना चाहेंगे?
हमने बहुत कुछ किया है। बाबा साहब का सबसे बड़ा संदेश क्या था? मेरा एक सवाल आपसे यही है कि 10 साल तक आपका कार्यकाल रहा, आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने दलितों के लिए क्या क्या काम किए? बाबा साहब का सबसे बड़ा संदेश क्या था? आपकी सरकार, आप 10 साल रहे हैं अभी मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया, आपने क्या किया है दलित समाज के लिए 10 सालों में? सबसे बड़ा काम किया जो बाबा साहब का संदेश है। बीते 10 सालों में आपने दिल्ली की शक्ल बदल दी है। शिक्षा में हो, महिलाओं की बात हो, यात्रा की बात हो, आपने पूरी शक्ल बदली है। लेकिन इसके बीच एक सवाल बार बार कुरेदा जाता है कि आम आदमी पार्टी ने दलितों के लिए क्या किया है? बाबा साहब के जीवन का सबसे बड़ा संदेश क्या है? ये वो लेफ्ट मीडिया वाले हैं जो कि खुद को निष्पक्ष पत्रकार बताते हैं, बट सच आप लोगों ने देख ही लिया होगा, सारे के सारे मीडिया वाले बस सेम एक ही सवाल पूछने पर लगे हुए हैं। और हमारे केजरीवाल जी भी जो रटा रटाया सवाल है, हर सवाल से पहले एक बार खांसेंगे, उसके बाद वही सेम उत्तर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।